हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक्सपर्ट ओपिनियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं आज हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको सेकंड पार्ट अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस यूनिट का नाम है फ्रेंड्स कि इतिहास को जानने के स्रोत, कब क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो चलिए जानते हैं। इस यहाँ लिखा है पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख, यह अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये रुक्मिणदेही अभिलेख का अंश है फ्रेंड्स। और ये किसका है? अशोक का है। और ये अशोक के अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि ये पत्थरों पर उत्कीर्ण हुए हैं, पत्थरों पर लिखे हुए हैं, जिससे ये मिट्टी में या नदियों के किनारे मिले जहाँ गड़े हुए, तो उसके बाद भी ये इनसे जो लिखा हुआ था इन पर वो पूरे अच्छे तरीके से साफ क्लियरिटी से दिखाई देता है और जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं। ये ब्राह्मी लिपि के हैं। ब्राह्मी लिपि में दा को ऐसे लिखा जाता है और देवनागरी में तो हमें पता ही है ऐसे लिखा जाता है। ये आ है, आ को ऐसे लिखा जाता है ब्राह्मी में। गा को ऐसे लिखा जाता है। और ये पुरातात्विक स्रोत जो हैं इनको जानने के साधन है। एक तो अभिलेख हो गया। अब ये नेक्स्ट है सिक्के एवं मोहर हैं। तो सिक्के एवं मोहरों के माध्यम से भी हम इतिहास के बारे में या पुरातत्व के बारे में जान सकते हैं। सिक्कों से तत्कालीन शासन का नाम कि उस समय कौन सा शासक था, तत्कालीन शासक का नाम कि कौन सा शासक था उस समय सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। उस समय की जो सिक्कों पर जो बनावट थी, कला और धातु से जो कला बनाई गई थी, तो उससे ये जानकारी मिलती है फ्रेंड्स कि उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय की। तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये सिक्का है, इस पर ये कुमारगुप्त है, गुप्त शासक, इसको घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि वे एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी, सिक्के थे, वो कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? मेसोपोटामिया से। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। जी हाँ, बिल्कुल। ये पहले भी हमने जाना था कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, हड़प्पा और मेसोपोटामिया, इन दोनों के बीच में व्यापार होता था। धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का यह पुरा स्थल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? धौलावीरा से कि जो जल नगर निर्माण की योजना थी, जल निकास के प्रबंध थे कि जल कैसे निकाला जाता था, एक तरीके से नीचे से पाइप डाल करके तब जल को निकाला जाता था। यहाँ के नगर भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब पक्के बने हुए थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। सारनाथ स्तूप, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था फ्रेंड्स? सारनाथ में दिया था। साहित्यिक स्रोत, ये यहाँ पर हमने पहले पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे, अब साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखे लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खानपान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र के बारे में हम जान चुके हैं कि ताड़ का एक वो होता है पेड़, उसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। भोजपत्र, भुर्ज की छाल। ताम्रपत्र, तांबे के उस पर चपटे और पतले उन पर लिखा जाता था। चपटे और चमड़े तथा लकड़ी के पट्टों पर
लिखित लेखों के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों से भी रहन सहन के बारे में पता चलता है। तो वो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं यहाँ हम देखेंगे। पुस्तक है धार्मिक साहित्य, पुस्तक का नाम है, यहाँ लेखक का नाम है और काल का विवरण दिया गया है। वेदों के बारे में कोई लेखक की अभी जानकारी नहीं हुई और ये आर्यों के संबंध में लिखे गए थे। रामायण एवं महाभारत, रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। तो महाकाव्यकालीन समाज के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा, इसके बारे में कोई लेखक नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। धर्मेतर साहित्य। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? चाणक्य, और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का इसमें वर्णन किया गया। किसमें? अर्थशास्त्र में फ्रेंड्स। क्योंकि जो कौटिल्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासन दिलाया था। उन्होंने ही उनकी कौटिल्यता, उनकी रणनीति, राजनीति से ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजगद्दी पर बैठ पाए थे। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। कश्मीर के 11वीं-12वीं शताब्दी इतिहास के विषय में है। तो फ्रेंड्स ये जो रचना है राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती हैं। ये सीटेट में भी कई बार पूछी गई हैं और एसएससी वगैरह और कंपटीशन में भी ये खूब पूछी जाती हैं, भर भर के खूब पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ये इंडिका विदेशी यात्रियों के बारे में कि हमारे देश में कौन कौन से विदेशी यात्री आए और किसने क्या क्या रचनाएं की। इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने, जो एक यूनानी राजदूत थे, और इन्होंने मौर्यकालीन समाज की झलक इसमें दिखाई है। मौर्यकालीन समाज में अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो सब किसने प्रस्तुत की? मेगस्थनीज ने। और किसमें प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स? अपनी पुस्तक इंडिका में। यात्रा विवरण दिया है किसने? फाहान ने, जो एक चीनी यात्री हैं और जो गुप्त काल से संबंधित हैं। और एक यात्रा विवरण दिया है ह्वेनत्सांग ने, इनको हेनसांग के नाम से भी जानते हैं। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये भी चीनी यात्री हैं और ये भी चीनी यात्री हैं। फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो फाहान थे वो किसके शासनकाल में भारत आए? तो फाहान गुप्त काल में भारत आए थे। और हेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। अब आगे इधर चलते हैं आगे। इतिहास में तिथियाँ, इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व से होती हैं और कुछ ईसवी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इस प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। ईसवी को अंग्रेजी में AD और ईसा पूर्व को क्या लिखा जाता है? BC। AD लैटिन भाषा के दो शब्दों एनो डोमिनी से बना है। AD का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था वो वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को हम ईसवी या AD लिखते हैं। मतलब ये है सर, मतलब ये है फ्रेंड्स कुल मिला के कि जो BC है हम ईसा पूर्व लिखते हैं, वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की कहानी है। जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं हुई उनको ईसा पूर्व लिखते हैं और उनके जन्म के बाद जो घटनाएं हुई थी उनको ईसवी लिखते हैं। इंग्लिश में इसे BC लिख देते हैं शॉर्ट में ईसा पूर्व को, और इसको AD लिख देते हैं। नेक्स्ट अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। जैसे रुम्मिनदेही अभिलेख था अशोक का, वो किस पर लिखा हुआ था? पत्थर पर उत्कीर्ण हुआ था, इसलिए वह इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्राय सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। ये स्तूप जो था, मतलब यहाँ पर इससे ये जो दिए गए महात्मा बुद्ध से मतलब है कि जो सारनाथ स्तूप है वहाँ पे, और सारनाथ स्तूप में सबसे पहले किसने वो दिया था अपने उपदेश? दिए थे महात्मा बुद्ध ने। तो महात्मा बुद्ध ने जब अपने उपदेश दिए थे तो वहाँ उनके अनुयायी होंगे जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया
तो उनके अनुयायियों ने क्या किया, उनके दांत, हड्डी, राख और उनके द्वारा जो प्रयोग में सामग्री लाई गई थी, पत्थर अथवा सिक्के जो भी थे, उन सबको क्या किया था कि यहाँ पर एक डिब्बे के अंदर बंद करके रख दिया था इस स्तूप में, इस टीले में। आगे है पुरास्थल, वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्राय पुरास्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। पुरास्थल क्या है, वह स्थान जहाँ खुदाई के बाद, खुदाई से या खुदाई करने से जहाँ से औजार, बर्तन और इमारतें मिलती हैं, वे पुरास्थल कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नदी, तालाब, झील एवं समुद्र के किनारे ही क्यों मिले ये अवशेष, क्योंकि इससे पहले जो सभ्यताओं का विकास हुआ था, सिंध की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे इनका विकास हुआ था। तो फ्रेंड्स, इनका विकास नदियों के किनारे ही क्यों हुआ, कहीं अदर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आदि प्राचीन समय के जो लोग थे वो नदियों के किनारे इसलिए रहकर बसे क्योंकि नदियों के पास में उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा नहीं होती थी। जैसे वो पशु रखते थे तो नदियों के पानी से उनको आसानी से पाला जा सकता था, वो अपने पशुओं को पानी पिला सकते थे और ख़ुद की भी अपनी दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो वहाँ पर रहेंगे, ठहरेंगे, तो फिर उनको कृषि करने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर नदियों के किनारे कृषि करने के लिए सिंचाई में भी कोई बाधा नहीं आती थी, आसानी से नदियों से वो सिंचाई कर लेते थे। इसलिए जितने भी अवशेष जो प्राप्त होते हैं नदी, तालाब, झील और समुद्र के किनारे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये कुछ जानकारी दी गई है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, या विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है, या क्वेश्चन पूछें भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स। इसमें फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, हम आगे की यूनिट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फ्रेंड्स, इससे संबंधित, इस फर्स्ट यूनिट से संबंधित हम अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगली वीडियो देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।